धमाकों के बाद एक जब इस धमाके की परत दर परत कहानियां खुल रही हैं, तो इस पूरे आतंकी नेटवर्क का कनेक्शन कहां कहां पहुंच रहा है, इसकी परत भी खुलती जा रही है। देश की राजधानी दिल्ली एक बार जब दहल उठी, तो फिर इसके बाद कई सवाल खड़े हुए। I-20 कार में हुआ वो धमाका जिसने न सिर्फ 12 बेगुनाहों की जान ले ली, बल्कि कई सवालों के जख्म भी छोड़ दिए। वो कार कब, कहां और कैसे पहुंची, कौन था उसमें? और अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस धमाके का तुर्की से क्या कनेक्शन है। आज इसी पर करने वाले हैं हम बात। हां, वही तुर्की है जिसके बारे में आपको याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किस तरीके से पाकिस्तान की जो मंशा थी ड्रोन के माध्यम से भारत को दहलाने की, वो ड्रोन्स मेड इन तुर्की ही थे। वही तुर्की है जो बार बार भारत विरोधी ताकतों का ठिकाना बनता जा रहा है। वही तुर्की है जिसे अगर एहसान फरामोश कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि याद होगा आपको कि तुर्की में जब भूकंप आया था, दिल दहला देने वाली तस्वीर थी, तो भारत ने सबसे पहला कदम मदद का बढ़ाया था, सबसे पहला हाथ भारत का उठा था। लेकिन तुर्की ने किस तरीके से, क्योंकि इस्लामिक वर्ल्ड ऑर्डर में लीडर बनना है एर्दोगान को, तो ये सवाल उठ रहा है कि कहीं ये जो तुर्की कनेक्शन आ रहा है उसके पीछे ये आधार तो नहीं है, क्योंकि सीरिया, पाकिस्तान और भारत में आतंक का नेटवर्क तुर्की की जमीन पर तो अब नहीं बन रहा। ये ऐसा तो नहीं हो रहा है कि अगला लॉन्च पैड जो आतंक का होगा वो पाकिस्तान में नहीं बल्कि तुर्की में होगा। सूत्र ये बता रहे हैं कि जिस ब्रेजा कार की तलाश में एजेंसियां खंगाल रही हैं, हर कोना उसमें भरा था मौत का सामान। कौन भेज रहा है ये डेथ व्हीकल्स दिल्ली की सड़कों पर? क्या ये कोई अकेला हमला नहीं बल्कि एक बड़े मॉड्यूल की शुरुआत है? भारत की राजधानी के बीचों बीच जहां संसद है, जहां प्रधानमंत्री कार्यालय है, वहां एक धमाका और सुराग जा रहे तुर्की तक। क्या तुर्की की एजेंसियां या उसके इशारे पर चल रही इस्लामी संगठन अब भारत के अंदर जिहादी इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं? तो आज का रणक्षेत्र इसी विषय पर। क्या दिल्ली का धमाका सिर्फ एक आतंकी वारदात है या भारत के खिलाफ तुर्की का नया जिहादी मिशन है? कब तक हमारे दुश्मन तुर्की, पाकिस्तान और उनके हुक्मरान भारत की सरजमी के भीतर जहर घोलते रहेंगे? आज सुदर्शन न्यूज पूछेगा, कौन है इस धमाके का असली मास्टरमाइंड? क्या तुर्की से चल रहा है भारत के खिलाफ नया हाइब्रिड जिहाद? और क्या हमारी एजेंसियां अब उस तुर्की टेरर टेल तक पहुंच पाएंगी? क्योंकि ये दिल्ली पर हमला नहीं, ये भारत की आत्मा पर हमला है। और सुदर्शन न्यूज के रणक्षेत्र में आज ये तय होगा कि कौन है सच का सिपाही और कौन है आतंक का हिमायती। खुलकर करेंगे बात। कुछ ही देर में जुड़ जाएंगे आज के खास अतिथि, कराऊंगी उनसे आपका परिचय। लेकिन सबसे पहले वो रिपोर्ट जो आपको विस्तार से बताएगी कि कैसे दिल्ली धमाके का कनेक्शन तुर्की से जुड़ रहा है। देश की राजधानी दिल्ली, जहां हर सड़क, हर दीवार पर सीसीटीवी है, जहां सुरक्षा सबसे कड़ी मानी जाती है, वहीं एक I-20 कार बन गई डेथ मिशन। सोमवार की शाम 6:52 पर जब ये कार ब्लास्ट हुई तो 12 जिंदगियां पल भर में खाक हो गईं और 20 से ज्यादा लोग अस्पतालों में जिंदगी और मौत के बीच झूलते रह गए। दिल्ली पुलिस, NIA और इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीमें एक एक करके सुराग पर काम कर रही हैं। और अब जांच में जो नया एंगल सामने आया है वो भारत के दुश्मनों का चेहरा दिखाता है, क्योंकि इस ब्लास्ट का कनेक्शन तुर्की तक जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक ब्लास्ट में इस्तेमाल हुआ केमिकल कोई RDX नहीं
बल्कि एक हाई ग्रेड इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव था जो तुर्की के आतंकी नेटवर्क में प्रचलित है। वही नेटवर्क जो आईएसआईएस और पाकिस्तान के कट्टर संगठनों को फंडिंग देता है और अब उसी जाल में फंसता नजर आ रहा है भारत का दिल, दिल्ली। जांच में सामने आया एक और चौंकाने वाला तथ्य। ब्लास्ट साइट से कुछ दूरी पर देखी गई ब्रीजा कार अब रहस्य बन चुकी है। कहा जा रहा है कि उसी कार में भरा था मौत का सामान। लेकिन सवाल ये, वो ब्रीजा दिल्ली लाई किसने, किसके इशारे पर आई और क्या इसमें तुर्की से भेजा गया विस्फोटक भी था? कई इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स इशारा कर रही हैं कि तुर्की अब पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत में हाइब्रिड टेरर नेटवर्क खड़ा कर रहा है, कभी धर्म के नाम पर, कभी एजुकेशन के नाम पर, और अब सीधे ब्लास्ट के जरिए भारत की राजधानी को निशाना बनाया गया है। वो तुर्की जो कश्मीर पर बार बार झूठ बोलता है, जहर उगलता है, जो भारत की सेना को बदनाम करने की साजिश रचता है, क्या अब वही भारत के भीतर डायरेक्ट टेरर फंडिंग का केंद्र बन चुका है? अब दिल्ली की सड़कों पर सवाल गूंज रहा है, क्या ये तुर्की की साजिश थी? क्या दिल्ली का ब्लास्ट दरअसल भारत के खिलाफ नया इस्लामी मिशन है? और अगर हाँ, तो इस टेरर ट्रोल को कौन काटेगा? ये सिर्फ एक धमाका नहीं था, ये भारत की सुरक्षा, संप्रभुता और आत्मा पर हमला था। और सुदर्शन न्यूज पूछता है, क्या अब तुर्की, पाकिस्तान और उनके सरगना हमारे देश में जहर फैलाते रहेंगे? भारत अब चुप नहीं रहेगा, क्योंकि ये दिल्ली का ब्लास्ट नहीं, भारत के खिलाफ जिहाद की चेतावनी है। भाई आप लोग जो दिखा रहे हैं बस वही इतना ही मालूम है। अच्छा, जो शाहीन के पास गाड़ी में जो सामग्रियां मिली हैं उसको लेकर के एजेंसियां साफ तौर से कह रही है, जो जैसे मोहम्मद जो संगठन है उससे जुड़ी थी, जम्मू कश्मीर को लेकर के और दिल्ली में ब्लास्ट हुआ उसमें भी उनका सम्मिलित होना बताया गया है। अब सम्मिलित होना बताया गया है, वो क्या जान रहे हैं, वो वही जाने भाई। अच्छा, आप लोग कब से उनसे अलग रह रहे हैं? क्या वजह रही कि सभी लोग अलग हो गए? वजह क्या रही कि वो ज़्यादा पढ़ लिख गए थे तो वो चले गए यहाँ से। अब हम जो मतलब इस लेवल तक नहीं पहुँच पाए तो हम वहीं रह गए। अच्छा, और हम क्या कहेंगे भाई? शाहीन पहले अलग गई शादी के बाद, या फिर परवेज का एक घर छोड़ करके चले गए अलग रहने के लिए? घर छोड़ के आ रहे हैं भाई। अब जब आदमी को यहाँ नहीं रह रहा, अब आपके माध्यम से चल रहा है मेरे को कि वहाँ पे भी इनका घर है। जहाँ बता रहे थे अभी भाई साहब जो सवाल कर रहे थे कि वहाँ पे भी घर है, तो आज तक ना हम घर गए उनके, ना जो है। दोनों का व्यवहार कैसा था? किस तरीके से जो है एक सुलझा व्यवहार था? हम तीनों का व्यवहार सुलझा था, दोनों का नहीं कहिए, तीनों का व्यवहार सुलझा हुआ था। लेकिन कोई किसी वजह से जो है नहीं जा पाए। ये जाने वाले नहीं अभी देश से, क्योंकि हमारा पड़ोसी बहुत दुखी है, परेशान है, हार चुका है, पिट भी चुका है। तो जो पड़ोसी है वो कैसे दर्द सहे जब तक ये चलाता न रहेगा। और साथ में ये मनी पावर है, ये जो ग्रुप्स हैं ये पैसा है, पैसा का खेल है। क्योंकि अगर ये टेरर नहीं करेंगे तो पैसा कैसे कमाएंगे? तो ये तो चलता रहेगा। हमारे देश को बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा, रेडिकलाइजेशन से बचेगा, अपने फेथ को टेरर के लिए नहीं अटैक करेगा, अपने फेथ को अच्छे कर्मों के लिए करेगा। जब तक ये समझ नहीं बढ़ेगी ये टेरर अटैक होते रहेंगे। हमको बहुत समझदारी से इस देश की पुलिसिंग करनी है। और मैं समझती हूँ इंटेलिजेंस तो है, पुलिस का रोल बड़ा ज़बरदस्त है इन्वेस्टिगेशन में, फोरेंसिक्स में, प्रिवेंशन में, लेकिन कम्युनिटी पुलिसिंग का इस वक्त सवाल है। हम अपने अपने पड़ोसी का ध्यान रखें कि क्या कर रहा है हमारा पड़ोसी। ये इतना सादा सामान इतनी आसानी से इकट्ठा नहीं होता है। तो प्रश्न पूछना पड़ेगा गांव के प्रधान को, एक RWA को, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को, एक प्रधान को, कि क्या ला रहे हैं तो तुम मकान का, तू तो रहने के लिए आया था। की घटना थी, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण थी। और उसके बाद आप सोचें कि हजारों पुलिसकर्मी हरियाणा में, पूरे हरियाणा में जो हाई अलर्ट का प्रोटोकॉल है अभी जारी है। जितने भी सस्पेक्टेड हाइड आउट्स हैं, पार्किंग प्लेसेस है, एबंडेंट व्हीकल्स हो, सामान हो, चेकिंग हो, तो जो भी एक प्रोटोकॉल होता है कि भाई कोई आगे अप्रिय घटना ना कर जाए। तो आप सोचेंगे कि बोलना आसान है,
तो ग्राउंड पर जाएं, हाई अलर्ट का मतलब हज़ारों घंटे हज़ारों आदमी लगा रहे हैं और हम पूरी तरह से इसमें लगे हुए हैं और बाकी एजेंसियां काम में लगी हुई है और हम परिवार के प्रति हमारी संवेदना, जिन्होंने अपना आदमी खोया, जो घायल हैं, तो उनसे हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं हम जल्दी से ठीक हो जाएं और जिन्होंने ऐसा किया है तो जो संबंधित एजेंसियां हैं उनको पताल से भी ढूंढ निकालेगी, उनको उनके किए की सजा। तो सवाल ये है कि जिस तरीके से एक लंबे अरसे के बाद दिल्ली को निशाना बनाया गया, ये पूरा प्लान, ये कहा जा रहा है कि जैश इसमें इन्वॉल्व है क्योंकि ये तमाम जो चेहरे आप मेरे पीछे देख रहे हैं इनका संबंध जैश से जुड़ता हुआ नजर आता है, चाहे मुजम्मिल हो, डॉक्टर उमर हो या फिर डॉक्टर शाहीन। डॉक्टर शाहीन जिसको भारत में महिला विंग, जैश की महिला विंग कमांडर कहा जाएगा, इसे भारत से महिलाओं को किस तरीके से इसमें जोड़ा जाए इसकी जिम्मेदारी शाहीन को दी गई थी। लेकिन अब मुजम्मिल और उमर का टर्की तक पहुंचना ये बताता है कि ये पूरा खेल केवल पाकिस्तान नहीं बल्कि इस पूरे खेल के कनेक्शन टर्की से भी जुड़ रहे हैं। तो क्या टर्की हमारा नया दुश्मन तैयार हो चुका है और इसे अब किस तरीके से इस दुश्मन पर पार पाना है, इसी पर आज खुलकर चर्चा करेंगे। देश के जाने माने रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार भी जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं आज के पैनलिस्ट का। हमारे साथ आज के पैनल में फॉर्मर डिप्लोमेट सुरेश कुमार गोयल सर जुड़ रहे हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही साथ जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं मेजर जनरल अनुज माथुर सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जय हिंद सर, नमस्कार, बहुत स्वागत। हमारे साथ जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट विंग कमांडर पुष्कल द्विवेदी सर भी जुड़ चुके हैं। जय हिंद सर, नमस्कार, बहुत स्वागत। और साथ ही साथ विदेश मामलों के जानकार संजय श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। कुल मिलाकर सुरेश सर आपके साथ शुरुआत कर रही हूँ क्योंकि टर्की की जब बात आती है, ये वही तुर्की है। जब भी टर्की की बात आती है मुझे तो सिर्फ एक बात याद आती है, हम कहते हैं ना कि हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना से चलते हैं और इसीलिए जब बहुत बड़ा भूकंप आया था तो सबसे पहले मदद का हाथ भारत ने बढ़ाया था। लेकिन उस हाथ को किस तरह से नजरअंदाज करते हुए ऑपरेशन सिंदूर के पहले जो पाकिस्तान ने किया, ड्रोन जो गए थे वो मेड इन तुर्की थे, यानी टर्की कहीं ना कहीं से हर बार भारत विरोधी गतिविधियों में उसकी संलिप्तता पाई जा रही है। इस बार भी टर्की से ही कनेक्शन निकलता हुआ नजर आ रहा है। क्या वक्त आ गया है कि हमें अपनी जो विदेश नीति है तुर्की को लेकर उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव करने की जरूरत है? सुरेश सर, देखिए, आपने काफी कुछ हद तक सही कहा है। ये इससे पहले जब आप सब्जेक्ट के बारे में बोल रही थी, लंबा इंट्रोडक्शन भी दिया था आपने, इस बात में कोई शक शुबह की बात नहीं है कि टर्की में एक जो एक उनका जो एम्बिशन है ये कि जो टर्की का जो पहले ओस्मान के टाइम का जो पीरियड था कि एक उस मुकाम को दोबारा से हासिल किया जाए और टर्की विश्व की एक सबसे बड़ी इस्लामिक ताकत बने, अपने जो उनका पहले की हिस्ट्री रही है, तो उसमें कोई शक नहीं है कि वो उसको करना चाहते हैं। आपको याद होगा कि डेमोक्रेटिक एड की जो स्थापना की उसमें इस्लामिक देशों को साथ में लाने का काम अर्दवान ने ही किया था। अर्दवान को खास तौर पर एक इस्लामिक जो आइडियोलॉजी है वो काफी स्ट्रांग है। तो मैं समझता हूं कि जब टर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया था, जाहिर सी बात है कि हमारे लिए काफी एक बड़ी दुखद स्थिति थी, दुख वाली बात थी कि जिसका हम साथ दे रहे थे वहां पर अस्टो के टाइम पर वही हमारे खिलाफ जाकर के पाकिस्तान की मदद कर रहा था। सब सही है ये। इसके साथ में ये भी देखता हूं कि अगर पहले का हम कोई भी उदाहरण देख लें कि टर्की ने टेररिस्ट मॉड्यूल्स को इससे पहले कहीं और किसी देश में कोई मदद करी है या भारत में जो ये जो एक्टिविटीज हैं उनमें कोई मदद करी है, अभी तक ठोस सबूत कोई सामने नहीं आया है कि टर्की ने इस चीज के लिए कभी किया है। इस चीज का मतलब ये नहीं कि नहीं किया होगा, हाँ भी हो सकता है, ना भी हो सकता है, लेकिन मतलब ये कि हमें इसके बारे में और आगे काम करने की जरूरत है ताकि हम अपने आप को देख सकें कि इसमें टर्की का कितना हाथ है। पहली बात तो ये है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि किसी भी विदेश मामले में, इस तरह विदेश पॉलिसी के मामले में हमें जो भी काम करना है वो ठोस बातों के आधार पर, ताकि हम कोई गलत कदम ना उठा पाए, ये जरूरी है। ये जहां तक उसकी बात है कि इस आधार पर हमें अपनी विदेश नीति में कोई भारी बदलाव करने की जरूरत है या नहीं है,
देखिए, इसके बारे में कि विदेश नीति में क्या बदलाव होगा क्या नहीं होगा, मैं अभी ये उचित नहीं समझता हूं कि खुल करके चर्चा की जाए। ये बड़े सेंसिटिव मामले होते हैं, क्योंकि नेटो का भी 2 मेंबर है, यूएसए से भी उसकी रिलेशंस अच्छे हैं, चाइना से उसके रिलेशंस अच्छे हैं। हमें Sir, पूरी I do इक्वेशन agree with you. I do agree पूरी with you. एक मिनट का एक पूरा मैट्रिक्स देखना हाँ, ठीक पड़ेगा। है, बोलिए, बोलिए। उस पूरा मैट्रिक्स देखने के बाद में अगर हमें लगता है कि कुछ करने की जरूरत है, अवश्य करना चाहिए और करेंगे भी। मैं समझता हूं कि उसमें कोई दो राय की बात नहीं है कि हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो कोई कदम उठाने से पीछे हटेंगे अगर आवश्यकता है तो। जी सर, आपने जो बातें कही, मेजर सर इसके बाद आपके पास आती हूँ, लेकिन जो बात आप कह रहे हैं सुरेश सर, हमने हर बार ये देखा है, आपने कहा कि बहुत सोच समझ के कदम उठाना चाहिए जब भी डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप की बात आती है। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि ये नया भारत है, ये बदला हुआ भारत है, वेट एंड वॉच की पॉलिसी हमने बहुत अपनाई सर। एक मैसेज नहीं है। कश्मीर में जब हमने धारा 370 के खात्मे की बात की, तब किस तरह से इंटरवीन किया गया टर्की की तरफ से। जब कश्मीर का मसला था, अभी 2025 में ही सितंबर में जो स्टेटमेंट आया एर्दोगान की तरफ से, मतलब एक के बाद एक जो हमारे मसले हैं, जिसमें हम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी जवाबदेही है, उसमें अगर टर्की बार बार इन्वॉल्व होता है, अगर पाकिस्तान की धरती से हमारी तरफ अगर कोई हमला होता है उसमें टर्की इन्वॉल्व होता है, अगर इसका जैस कनेक्शन निकलता है जैसे कि उमर और मुजम्मिल का निकल रहा है, उनका टर्की जाना होता है, हर बार अगर ऐसी तस्वीरें आती है, तो क्या आपको लगता है कि अभी भी हमको डिफेंसिव होने की जरूरत है? कुछ तो हमें ऑफेंसिव होना पड़ेगा। मल्टी प्रोंग एक्शंस इसीलिए तो कहा जाता है सर। जी, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि हमें डिफेंसिव होने की जरूरत है। मैं खाली ये कह रहा हूं कि पूरा इन्वेस्टिगेट करके पूरे तथ्य जुटाने के बाद में अगर हमको भरोसा है कि वाकई में टर्की के तार जुड़े हुए हैं, तो हमें उसमें डिप्लोमेटिक एक्शन भी लेना चाहिए। और सिक्योरिटी के मामले में खास तौर पर जो आपने कहा कि वेट एंड वॉच, उसमें वेट एंड वॉच की बात नहीं है। सिक्योरिटी का कोई भी एक्शन तब उस भरोसे पर होता है कि हमने जो कदम उठाया है वो सही कदम उठाया है। तो मैं खाली ये कह रहा हूं कि हम पूरे तथ्यों की जांच कर लें, उसके मुताबिक कदम उठाएं। सिक्योरिटी के मामले में डरने की कोई बात नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन सही कदम उठाया जाए ताकि उसका हमको पूरा फायदा मिले। और खास तौर पर फॉरेन पॉलिसी के मामले में मैं फिर ये कहूंगा कि हमें सावधान होने की जरूरत होती है, तथ्यों की जांच कर ले। अगर कोई भी ऐसा कोई भी एलिमेंट सामने आता है, जैसे आपने पासपोर्ट का जिक्र किया कि हाँ ये हो सकता है, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन करके हमें फौरन कदम उठाना आवश्यक है। बिल्कुल सही समय पर सही कदम अगर उठाया जाता है। मेजर सर आपके पास आ रही हूं। अनुज सर, सही समय पर उठाया गया सही कदम एक दूरगामी परिणाम देता है। ये क्या सही समय अब आ गया है, जैसा कि गोयल सर कह रहे हैं? क्योंकि टर्की को लेकर मैंने पहली बात का जिक्र किया कि भाई जब भी टर्की में प्रॉब्लम आई, भारत ने हमेशा से टर्की को मदद पहुंचाई। पर्यटन के दिशा में अगर देख लीजिए तो कितने भारतीय वहां जाते रहे हैं, तो टर्की को तो हमने हर तरफ से सहयोग दिया। लेकिन टर्की और खास तौर से एर्दोगान, जिनके हाथों से अब टर्की चल रहा है, उनकी जो मंशा है इस्लामिक लीडर बनने का, क्या आपको लगता है कि वो मंशा धीरे धीरे भारत के लिए खतरा होती जा रही है? और इस हमले में टर्की का नाम आना किस तरह से लेते हैं आप? सर प्लीज अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कीजिए। Lori, can you hear me now? Yes, I'm sorry yes. for this. हाँ, ओके, मैं आपको ये बता रहा था कि मैं इससे पहले कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूं, एक दो इंपॉर्टेंट इश्यूज को मैं हाईलाइट करना चाहता हूं। पहली बात यह है कि आपने कहा कि उन्होंने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मदद करी। ना वो मदद न केवल ड्रोन्स मटेरियल के रूप में थी, बल्कि उन्होंने ऑपरेटिव्स वहां भेजे थे। और इस बात का इससे प्रमाण मिलता है कि वहां पर 2 टर्किश ऑपरेटिव्स इस लड़ाई के दौरान में मारे गए थे। पहली बात। दूसरी बात देखिए, तुर्की का एक बहुत जबरदस्त सपना है जो कि अभी सुरेश जी ने भी शायद थोड़ा कहा, उसको बारे में बताना चाहता हूं कि वो इस्लामिक वर्ल्ड का खलीफा बनने का सपना रखता है। इस्लामिक वर्ल्ड का खलीफा बनना, और जो ऑटोमन एम्पायर की पुरानी उनकी जो एक बहुत बड़ी साम्राज्य था, उस साम्राज्य को कहीं ना कहीं दोबारा वापस पाना। इसी वजह से देखिए, आप टर्की, आज मुझे बताएं टर्की क्यों मेंबर बनना चाहता है नेटो का भी,
क्योंकि वो चाहता है कि किसी प्रकार से वो अपने पैर फैला करके और आगे जाकर के अपना जो पुराना जमाने का लॉस्ट ग्लोरी ऑटोमन एम्पायर की उस ग्लोरी को हासिल कर सके। तीसरी बात है कि जिस प्रकार से पाकिस्तान आज अपने जगह को बेचने के लिए तैयार है, वो ग्वादार चीन को दे रहे हैं, पासनी अमेरिका को दे रहे हैं, और तुर्की को उन्होंने कराची के पास 1000 एकड़ या पता नहीं कितने एकड़ जमीन दी है। ये तमाम चीजें उनको ये लगता है तुर्की को कि इसके मार्फत वो एर्दोआन जो है वो इस्लामिक वर्ल्ड के खलीफा बन सकते हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये होती है, देखिए ISI को भी इस बात का पता है, जैश ए मोहम्मद को भी इस बात का पता है कि पूरी दुनिया जानती है कि एपिसेंटर टेररिज्म का कहां पर है। अब वो पाकिस्तान की ISI जो है ये इतना यहां पर करने की बजाय ISI आज की तारीख में तुर्की में बहुत ज्यादा एक्टिव है, और वहां पाकिस्तान की ISI तुर्की की जमीन से ऑपरेट कर रही है ताकि वो अपने इलाके से इस प्रकार के ऑपरेशंस हो रहे हैं उसको वार्ड ऑफ कर सके, उसको छटकार दे सके कि भाई ये तो इसमें कहीं है, हमारे पाकिस्तान से तो कुछ भी नहीं हुआ। ये वजह है। इसी वजह से ये जो मुजम्मिल और उमर गए थे तुर्की, ये लोग तुर्की की सरकार या तुर्की के लोगों से मिलने के लिए उतना नहीं, वहां पर ये जाकर के जैश के ऑपरेटिव से मिले हैं, वहां पर जाके ISI के जो वहां पर लोग काम कर रहे हैं उनसे मिले हैं, और जैश और ISI से लेकर के उन्होंने इंस्ट्रक्शंस लेकर के वो वापस इंडिया में आए हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जहां तक सवाल फॉरेन पॉलिसी का है, हमारी फॉरेन पॉलिसी बहुत स्ट्रांग और बहुत पावरफुल फॉरेन पॉलिसी है आज की तक। ये मेरा मानना है। यहाँ दो बहुत बड़े फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, वो इस बात पे ज्यादा प्रकाश डाल पाएंगे, लेकिन मेरा एक और मानना है कि आपकी फॉरेन पॉलिसी जो होती है वो 1, 2, 3 एक्शंस के आधार पे इस ड्रास्टिक चेंजेस में नहीं आ सकते। हम लोग प्रयास ये करते हैं कि किसी भी प्रकार से आप इसको डिप्लोमेटिकली हैंडल करें। जब आपने थोड़ी देर पहले कहा था वसुधैव कुटुंबकम, उसी भारत ने ये भी कहा है कि भाई बिन कोई ना प्रिय, भय भी हम लोगों में बैठाना जानते हैं, और वो जरूरी नहीं है कि वो भय पैदा करने के लिए आपको फिजिकल एक्टिविटी करने की आवश्यकता है। आपके पास बहुत सारे डिप्लोमेटिक ऑप्शंस दुनिया के पड़े हुए हैं, जिनको इस्तेमाल करते हुए हम अपना तुर्की को सही राह पर ला सकते हैं। एक सेकंड, जस्ट वन मोर सेकंड। और उसको बैकफुट पर लाने के लिए हमें कोई फिजिकल काइनेटिक ऑप्शन चुनने की आवश्यकता नहीं है। और मैं आपको इस बात का यकीन दिलाना चाहता हूं कि जिस प्रकार के बेहतरीन डिप्लोमेट्स आज की तारीख में हमारे पास हैं और हमेशा से एक्चुअली रहे हैं, वो इस बात का यकीन करेंगे कि इनको डिप्लोमेटिकली किस प्रकार से हैंडल किया जाए और किस प्रकार से इनको पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ साजिश नहीं करने दी जाए। लेकिन मैं फिर इस बात को बताऊंगा कि ये साजिश पाकिस्तान की है, तुर्की की नहीं। ठीक है, साजिश तुर्की की नहीं है, पाकिस्तान की है। लेकिन पुष्कर जी, महत्वपूर्ण ये है, जैसा कि मेजर सर कह रहे हैं, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि क्योंकि सबकी नजर कहीं भी कहो तो पाकिस्तान पर चली जाती है, तो उनको अब एक नया लॉन्च पैड चाहिए था। तो वो लॉन्च पैड अब क्या टर्की बन रहा है? क्या एपी सेंटर ट्रांसफर हो चुका है? और अगर ये ट्रांसफर हो गया है, अगर टर्की इस तरीके की गतिविधियों में पाकिस्तान को अपनी जमीन दे रहा है जो भारत के खिलाफ हो, तो फिर क्यों नहीं भारत को कोई, मैं ये नहीं कहती कि भाई युद्ध करने लग जाओ सीधे, हम भी ये नहीं चाहते, भारत ये कभी नहीं चाहता, लेकिन भारत ये जानता है कि अगर आपने हमें छेड़ा तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। टर्की बार बार डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमें छेड़ने की कोशिश कर रहा है, और अब इस घटना के सामने आने के बाद से तो बहुत कुछ पिक्चर क्लियर हो रही है। पुष्कर सर जी, देखिए, जैसा कि पहले के पैनलिस्ट ने कहा, मैं उस बात से सहमत हूँ। फॉरेन पॉलिसी ना इतनी जल्दी चेंज होती है, ना वो रिएक्टिव होती है। फॉरेन पॉलिसी हमारी रिएक्टिव नहीं, एनालिटिकल होती है, तो उसकी हम बात नहीं करें। अभी फॉरेन पॉलिसी का इसमें कोई रोल नहीं है। जहां तक आपने ग्राउंड की बात की, तो तुर्की ऐसा कोई ग्राउंड भी नहीं बन रहा है, लेकिन हाँ, हो क्या रहा है कि वॉर रूम शिफ्ट हो रहा है। वॉर रूम अब तुर्की में शिफ्ट हो रहा है। उसके कुछ कारण है। पहला कारण सबसे बड़ा ये कि पाकिस्तान ने देख लिया कि पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट जहां पर सामने आता है, वहां पर हम ऑप सिंदूर कर देते हैं। पहली बात, प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी पाकिस्तान को चाहिए, और तुर्की का ग्राउंड इसलिए एक वॉर रूम की तरह काम करता है क्योंकि तुर्की, जैसा कि बताया सर ने, माथुर सर ने, कि वो खलीफा बनना चाहता है उम्मत का। ये उसकी
एक बहुत बड़ी ख्वाहिश है जो उनकी ऑटोमन जो फिलॉसफी चल रही है वो यही कहती है कि उनको खलीफा बनना है। और उसके पास क्या है, नाटो का एक मेंबर होने के कारण उसके पास पूरा सहयोग है और एशिया और यूरोपियन कंट्रीज का एक तरीके से ब्रिज माना जाता है। दोनों ही तरह की कंट्रीज तुर्की पे विश्वास करती हैं। वहां पे आईएसआई के अंदर जितने भी बड़े ऑपरेटिव्स हैं सबका तुर्की में बहुत अच्छा क्लाउड है। तो तुर्की एक वॉर जोन वॉर रूम की तरह काम में इसमें आया है। और मैं इसमें ध्यान दिलाना चाहूंगा कि तुर्की की कुछ जो एनजीओ हैं जैसे IH हो गया, टुगवा हो गई, एक हकीकत वक्फी फाउंडेशन है, इनके विषय में IHH और टुगवा में तो यूरोपियन कंट्रीज में पार्लियामेंट्स में ये बात डिस्कस हो चुकी है कि इंडिया के अंदर आईसिस के मॉड्यूल रिक्रूट ये कर रहे हैं। और हकीकत वक्फी फाउंडेशन का तो इसी साल का यूपी ATS ने ग्रेटर नोएडा में छापा मारा था और पता चला था कि ये काफी रेडिकलाइजेशन कर रहा है और मस्जिद के नाम पर पे ये बच्चों को बुला के उनको रेडिकलाइज कर रहा है। तो ये एक तरीका है। और जो डॉक्टर मॉड्यूल है, खास ध्यान मैं उसमें दिलाना चाहूंगा कि ये डॉक्टर मॉड्यूल क्यों बन रहा है और कैसे बन रहा है। देखिए, जो एक डॉक्टर एक ऐसी एक प्रोफेशन है जिसको नोबल प्रोफेशन के रूप में देखा जाता है, पढ़े लिखे हैं। दूसरी बात, उसके पास साधन संसाधन है। मेरा एनालिसिस है कि ये जो 29 किलो जो एक्सप्लोजिव्स है, ये सारे एम्बुलेंसेस के जरिए इधर से उधर भिजवाए जाते हैं, जो कि डॉक्टर्स कर सकते हैं। प्लस आप ये देखिए उनकी समाज में रेपो, उनके पास स्टोरेज के लिए बिल्कुल बहुत। सर, इसको हम और डिटेल डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत स्ट्रैटेजिकली सब कुछ हो रहा है। लेकिन जल्दी से संजीव जी का एक कमेंट लेकर फिर ब्रेक लेती हूँ बहुत जल्दी से। संजीव जी देखिए, एक चीज तो क्लियर है, स्ट्रैटेजिक एनिमी कहा जाता है। हम पाकिस्तान को लेकर बात करते हैं, हम अभी बांग्लादेश में जिस तरीके से इस्लामिक चरमपंथ हावी हुआ उसकी हमने बात की, लेकिन अब टर्की को भी हम स्ट्रैटेजिक एनिमी कहेंगे। ये मतलब ये नहीं कह सकते कि ये हमारा स्ट्रैटेजिक एनिमी नहीं है, जिस तरीके की परिस्थिति बनती हुई नजर आ रही है। मानते हैं आप इसे संजीव साहब? देखिए लावनी जी, टर्की एक ऐसा राष्ट्र, अगर इतिहास की बात करें तो ये कमाल पाशा का, आवाज आ रही है अभी? बिल्कुल आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है। हाँ, ये कमाल पाशा का ये मुल्क रहा और एक ऐसा राष्ट्र जिसके के बारे में कहा जाता है कि इसके ज्यादा जो है एनिमीज नहीं हुआ करते थे और ये इसके एनिमीज की संख्या बहुत ही सीमित थी, बहुत ही कम थी। लेकिन जिस तरीके से तुर्की के जो वर्तमान राष्ट्रपति रसेप तैयब एर्दोगान की नीतियां हैं और वो जिस तरीके का रेडिकलाइजेशन, इस्लामाइजेशन तुर्की के अंदर करते जा रहे हैं, और वो जाहिर है कि एक नए ऑटोमन एम्पायर को बनाने का उनका लक्ष्य है, एम्बिशन है, अति महत्वाकांक्षा जिसको मैं वो भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा है। संजीव सर, आपके साथ ही कंटिन्यू करूंगी, ब्रेक का वक्त हो रहा है, बहुत छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन ये बड़ा महत्वपूर्ण है। आज हम कोई बहस मुबाहिस नहीं करें, इसलिए हमने किसी पॉलिटिकल बॉडी को नहीं रखा, क्योंकि हम चाहते हैं कि देश के जाने माने रक्षा विशेषज्ञ, विदेश मामलों के जानकार आपके सामने आए और इस पूरी जो प्रक्रिया है, ये जो पूरा घटना चक्र है, किस तरीके से देश के दुश्मन बढ़ते जा रहे हैं, दूसरी सरजमी तैयार हो रही है, इस पर आपको खुलकर जानने की जरूरत है। इसलिए हम ये रण क्षेत्र लेकर आए। सर, जिस तरीके से बता रहे थे, संजीव जी आप ही के साथ शुरुआत करती हूं वादे के अनुसार कि निश्चित रूप से एर्दोगान की जो नीतियां हैं वो साफ तौर पर इसके लिए जिम्मेदार मानी जा रही हैं। प्लीज अपनी बात कंटिन्यू कर लीजिए। जी देखिए, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान के नेतृत्व का जो ये तुर्की है वो रेडिकलाइज्ड होता जा रहा है, लगातार इस्लामाइज्ड होता जा रहा है। तुर्की के अगर डोमेस्टिक सर्कल्स की बात करें तो उनके खिलाफ जो एक तख्ता पलट की जो नाकाम कोशिश हुई थी, उसके बाद तो वो और भी सख्त तरीके से ये जो उन्होंने जो इस्लामाइजेशन का, रेडिकलाइजेशन का जो पूरा तंत्र है वहाँ और अधिक तेज गति से कार्य कर रहा है। अनेकों ऐसे जो थोड़ा सा लिबरल एटीट्यूड रखने वाले जो महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए जो लोग हैं उनको जो है जल्दी रिटायरमेंट दे करके और जो कट्टरपंथियों को भी बिठाया जा रहा है। जजेस की जो ऐसी जो नियुक्ति यहाँ की जा रही है जो कि बहुत ही कठोर और कट्टरपंथी रुख रखते हैं अनेक विषयों पे। तो ऐसे ये जो पूरी तुर्की के अंदर की जो स्थितियां हैं वो एक तुर्की के अंदर के एक नकारात्मक बदलाव को स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं। और जैसा कि मैं कह रहा था कि उनका जो लक्ष्य है रसेप तैयब एर्दोगान का, वो तुर्की के अंदर ही शासन करने का नहीं है, बल्कि वो एक नए ऑटोमन एम्पायर को, मुस्लिम वर्ल्ड के एक नए खलीफा के रूप में तुर्की को वो स्थापित करने की उनकी महत्वाकांक्षा है। और इस प्रक्रिया में वो अनेक ऐसे राष्ट्रों को, जहां कहीं भी उन्हें लगता है कि इसको हम यदि थोड़ा सपोर्ट कर देंगे तो वो हमारे इस मुस्लिम वर्ल्ड के लिए खलीफा बनने की महत्वाकांक्षा में हमारे साथ आ जाएगा,
वो उसी प्रक्रिया में वो पाकिस्तान को भी साधने की और उसको उसके साथ मिल करके अनेक तरीके की साजिशों को करने की कोशिश कर रहे हैं। आर्मेनिया अजरबैजान के युद्ध में टर्की ने अजरबैजान का पूरा साथ इसलिए दिया क्योंकि अजरबैजान एक मुस्लिम बहुल राष्ट्र है और आर्मेनिया एक क्रिश्चियन बहुल राष्ट्र है। बिल्कुल, यानी साफ तौर पर इस्लामिक कंट्री का खलीफा बनना है, ये तो तय है। ये उसी तरीके से पाकिस्तान को भी वो लगातार सपोर्ट करने की जो है कोशिश कर रहे हैं, साजिशें रच रहे हैं। और टर्की और भारत के जहां तक संबंधों की बात है, ये बहुत अच्छे संबंध हुआ करते थे हमें और टर्की के साथ हमारे जो देखिए, आपने भी कहा कि संबंध हुआ करते थे। सुरेश सर, यही बात है कि संबंध हुआ करते थे, लेकिन संबंधों में बदलाव आया, और अगर बदलाव आया है तो फिर भारत को भी कुछ बदलाव भरे कदम उठाने होंगे। दो बातें मैं आपसे बहुत जल्दी से समझना चाहती हूँ। आपने कहा कि बहुत जल्दी एक्शंस नहीं लिए जाते, बहुत सारी चीजें देखकर समझकर उठानी होती है, लेकिन वो कौन कौन से कदम हो सकते हैं? हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास एविडेंस आ चुका है, तो क्या हमें एविडेंस बेस्ड शेमिंग शुरू करनी चाहिए टर्की के अगेंस्ट? क्या ये एक कदम हो सकता है? क्या डिप्लोमेसी के माध्यम से अगर हम आइसोलेट कर देते हैं टर्की को, क्या ये एक कदम हो सकता है, या और क्या कदम हो सकते हैं डिप्लोमेटिकली? सर प्लीज अनम्यूट योर डिवाइस प्लीज। या आई एम सॉरी, प्लीज क्लियर ना? हाँ, बोलिए। आई वाज सेइंग दैट आपको याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर जब ये एविडेंस सामने आई थी कि टर्की के ऑपरेटर्स, और ये सही कहा है कि ना खाली ड्रोन दिए गए थे, टर्की के ऑपरेटर्स पाकिस्तान की बाकायदा एक्टिवली मदद कर रहे थे। तो आपको याद होगा कि उसके खिलाफ इंडिया में काफी जबरदस्त रिएक्शन आया था, और हमारी जो टूरिज्म एजेंसी है उस टाइम पर ही कहा गया था कि टर्की का बहुत अराउंड 40-50% जो टूरिज्म रेवेन्यू है साउथ एशिया से, वो इंडिया के पास से आता है। तो आपको याद होगा कि काफी गहरा उसका रिएक्शन हुआ था। तो मैं आपको खाली ये कहना चाहता हूं लवनी जी कि ये चीजें कि टर्की का एटीट्यूड क्या है, इसके ऊपर बराबर किसी ना किसी की विदेश मंत्रालय में जो ऑफिसर्स डील करते हैं टर्की से, उनकी नजर बनी रहती है 24 आवर बेसिस के ऊपर, और इस चीज की एनालिसिस करके कि उसके ऊपर क्या अप्रोप्रिएट है, सब चीज को देख करके जो पॉलिसी एक्शन लेना होता है, पॉलिसी एक्शन सब चीजों को देख करके ईएम की अप्रूवल के बाद ही एक्शन लिया जाता है। और अगर चीज बहुत गंभीर होती है तो खाली ईएम नहीं, प्राइम मिनिस्टर भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं। ये बात सबको पता है। ये तो मैं ये कहूंगा खाली कि ये चीजें अंडर वॉच है कि उसका एक्शन का मतलब क्या है और उसके लिए क्या कदम उठाना है, लेकिन वो कदम सोच कर देख करके, पूरा देख करके मैं आपको ये नहीं बता सकता हूं कि और कदम क्या क्या और क्या देखना है। मैंने पहले बताया कि पूरा मैट्रिक्स होता है रिलेशनशिप का, उसमें टर्की भी होता है। टर्की का जो बाकी जो कंट्रीज के मेंबरशिप रिलेशन है वो भी हैं, काफी चीजें देखने के लिए होती हैं। तो टर्की का मिडिल ईस्ट में क्या रोल है, गाजा में क्या रोल है, सारी चीजें कंसीडर करके कि उसका इम्पैक्ट क्या होगा ओवरऑल रिलेशनशिप के ऊपर। ठीक है, ओवरऑल सारी चीजों को देखकर फिर एक चक्रव्यूह तैयार करना होगा टर्की के लिए। लेकिन मेजर सर, एक बात तो तय है कि देखिए, अभी सीसीएस कमेटी की बात हो रही है, बहुत गंभीरता के साथ इस पूरे घटना चक्र को लिया गया है, क्योंकि 2014 के बाद से जिस तरीके की परिस्थिति बनी, हमने ऐसे अटैक्स नहीं देखे। दिल्ली में खासकर अगर देखें, 2008 और 2025 में बहुत बड़ा अंतर आ चुका था, लेकिन अचानक से धमाका होता है, तार धीरे धीरे कहां कहां जुड़ते हैं, किस तरीके से इसका इंटरनेशनल कनेक्शन आता है, सब कुछ सामने आ चुका है। तो क्या ऐसे समय में जब हम अपनी स्ट्रैटेजी तैयार कर रहे हैं, तो उस स्ट्रैटेजी में केवल जो हमारे सामने दिख रहा दुश्मन है उसी को हमें देखना होगा, या उस दुश्मन के पीछे खड़ा हुआ जो दुश्मन है उसके लिए भी हमें स्ट्रैटेजी तैयार करनी होगी? ये हाइब्रिड वॉरफेयर जिस तरीके से कहा जा रहा है शुरू हो गई है, तो दुश्मन के पीछे वाला जो दुश्मन छिपकर उस पर छिपा हुआ है, उसके लिए क्या फिर स्ट्रैटेजी हो? बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा। देखिए, क्या होता है कि जब भी आपको नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी तैयार करते हैं, अनफॉर्चुनेटली मेरे को कहना पड़ रहा है कि भारत के पास अभी भी कोई ऐसा लिखित डॉक्यूमेंट आज तक नहीं है जो कि भारत की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी को स्पेल आउट करे। लेकिन हाँ, हमारे पास सिस्टम्स हैं जो उसको, तो जब नेशनल सिक्योरिटी की स्ट्रेटेजी की हम बात करते हैं तो उसमें हम पूरे जो रीजनल प्लेयर्स हैं उनको देखते हैं, जो इंटरनल इश्यूज हैं
उनको देखते हैं, जो हमारे सोशो इकोनॉमिक इश्यूज विद इन द कंट्री हैं उनको देखते हैं, एक्स्ट्रा रीजनल इश्यूज को देखते हैं और ग्लोबल इश्यूज को भी देखते हैं। और आपको ये मैं बताना चाहता हूं कि जो हमारी स्ट्रेटेजी अभी रहेगी उसमें न केवल पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ तो बिल्कुल हम लोग आमने सामने हैं, उनको कभी भी हम हैंडल कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं, और एक बार नहीं हजारों बार हमने किया हुआ है, वो इस बात को समझते हैं। जहां तक सवाल इनके बियॉन्ड देखने का है, वो कर रहे हैं हम लोग, ये निश्चित रूप से हमें करना पड़ेगा। और अगर तुर्की जिस प्रकार से पाकिस्तान को मदद दे रहा है, और तुर्की का फुटप्रिंट आज आप बांग्लादेश में भी देख सकती हैं, ये हमें आंख इसको बंद करने की जरूरत नहीं है, ये भी हमको पता होना चाहिए। वो न केवल पाकिस्तान को, आज की परिस्थिति ये है कि तुर्की हर उस इस्लामिक राष्ट्र में जाकर के अपनी पैठ बढ़ाना चाहता है। अब मैं आपको तुर्की का कश्मीर विरोध का कारण बताता हूं। अगर तुर्की को पाकिस्तान को अपने साथ रखना है तो उसको कश्मीर का विरोध करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान अगर पाकिस्तान का आपकी भाषा बोलेगा तब बोलेगा। पाकिस्तान का तो यूनिपॉइंट एजेंडा है, पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस से लेकर के आज तक पाकिस्तान का एजेंडा यूनिपॉइंट रहा है, इंडिया को रिमूव इंडिया एज ए थ्रेट। तो अगर आपको उनका साथ लेना है अपने आप को इस्लामिक खलीफा बनाने के लिए, तो आपको वो चीज करनी पड़ेगी। लेकिन ये वही तुर्की है जिसने कि G20 की श्रीनगर की मीटिंग में आने से मना किया था, और वो इसलिए मना किया था क्योंकि वो कहता है कि श्रीनगर इंडिया नहीं है, लेकिन वो उसने आकर उसको अटेंड किया, जो डिफैक्टो इस बात को बताती है कि उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया कि ये भारत में G20 की मीटिंग हो रही है। तो सर्कमस्टांसेस कैसे बदल रहे हैं वो हमको स्टडी करने की आवश्यकता है। मैं ये सेंटेंस हजारों बार कह चुका हूं, आपके चैनल पर भी 3-4 बार बताया है कि जब फॉरेन रिलेशंस की बात होती है तो कोई परमानेंट मित्र नहीं है, कोई परमानेंट शत्रु नहीं है, सिर्फ परमानेंट इंटरेस्ट होते हैं और नथिंग मोर देन दैट। अब मैं आपको बताता हूं परमानेंट इंटरेस्ट। वन मोर मिनट। पाकिस्तान की भाषा अब क्यों बदल रही है, और पाकिस्तान जब बालाकोट हुआ था उसके बाद 2-3 साल तक वो मुंह चुप करके बैठा हुआ था, और अब ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद 5 महीने के अंदर उसने अपना इतना बड़ा आचार्य दोबारा करने की हिम्मत करी। उसकी वजह है, उस हिम्मत की वजह है आपको अमेरिका का सपोर्ट, या जो आप परसीव कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका किसी का दोस्त नहीं है। ये हेनरी किसिंजर ने कई साल पहले कह दिया था कि अमेरिका's enmity is dangerous and America's friendship is better। तो अमेरिका किसी का दोस्त नहीं है, अमेरिका अपना उल्लू सीधा कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान का जो परसेप्शन अमेरिका की एक नीति अमेरिका फर्स्ट, और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि भारत को भी अब वही नीति लेकर चलनी होगी, भारत फर्स्ट। भारत के इंटरेस्ट को पहले देखना होगा। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट बहुत जरूरी है जिस पर चर्चा होनी चाहिए, पुष्कर सर आपके पास लेकर आ रही हूँ कि देखिए बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि आपने एक चीज अगर गौर की हो तो बीते कुछ समय से पहले क्या होता था कि पाकिस्तान को अगर दूसरी सरजमी चाहिए तो वो अफगानिस्तान की तरफ जाते थे, लेकिन अब क्या हुआ कि अफगानिस्तान से शिफ्ट होकर टर्की की तरफ जा रहे हैं। यानी अफगानिस्तान का जो प्रोग्रेसिव थॉट है, भारत के साथ मिलके जो रिश्ते अभी कायम करने की कोशिश हो रही है, बीते दिनों जिस तरीके से उनके रिप्रेजेंटेटिव्स आए और यहाँ पर जो हुआ, क्या आपको नहीं लगता कि क्या जो एक वक्त था कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जोड़ी हुआ करती थी उस पर हम चर्चा करते थे, आज अफगानिस्तान नहीं, अफगानिस्तान से ज्यादा खतरनाक टर्की हो रहा है? पुष्कर सर, इस तरफ हम लोग को जाने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है, प्रोग्रेसिव थॉट्स की बात अगर की जाए तो। अनम्यूट कीजिए सर प्लीज। हाँ, आई एम सॉरी। हाँ प्लीज बोलिए। सही बात है, पाकिस्तान अफगानिस्तान से कहीं ज्यादा पावरफुल, इन्फ्लुएंशियल और रिसोर्सफुल है टर्की, और टर्की के पास ये जा रहा है। देखिए, जहां तक डिप्लोमेसी की बात है, डिप्लोमेसी की ये विषय ही डिप्लोमेसी का नहीं है, ये विषय इंटेलिजेंस और स्ट्रेटजी का है। तो ये बात आप समझ के रखिए। सर तो माधुर सर भी इस बात को मेरा समर्थन करेंगे। हमारी आंखें तो शुरू से हैं टर्की की तरफ, क्योंकि पाकिस्तान के साथ टर्की की एक्सरसाइजेस और मिलिट्री एक्सचेंजेस बहुत पहले से हो रहे हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा सबको कि अभी इसी वर्ष फरवरी में अतातुर्क 13 एक्सरसाइज पाकिस्तान और टर्की ने की, और उस एक्सरसाइज का एक मजमू बहुत बड़ा एक उसका मैटर ये भी था कि किस प्रकार एक्सप्लोजिव्स को यूज किया जाए, किस प्रकार एक्सप्लोजिव्स बनाए जाए, इसकी ट्रेनिंग देना जो टर्की ने पाकिस्तान को दी, संभवतः बोलने के लिए, दिखाने के लिए पाकिस्तान मिलिट्री को दी। लेकिन पाकिस्तान का हम जानते हैं कि मिलिट्री सैनिकों की आड़ में कोई भी वहां जाकर के पाकिस्तान की तरफ से जो भेजा गया हो,
इस तरह की ट्रेनिंग ले सकता है। तो टर्की का ग्राउंड बहुत सेफ ग्राउंड है। और दूसरी बात यह कि टर्की को तो खलीफा बनना है, तो उसको इस तरह की एक्टिविटीज देनी है। ये जो इतना बड़ा आर्सेनल मिला है फरीदाबाद में, मैं एक बहुत रिवीलिंग एनालिसिस आपको बताता हूँ कि ये जो ब्लास्ट अभी हुआ है चांदनी चौक में, दिस वाज नॉट एन इंटेंडेड ब्लास्ट, ये कोई प्लान ब्लास्ट नहीं था। उनको ये नहीं करना था। उनका प्राइम टारगेट था अयोध्या का राम मंदिर और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर प्लस नेवल डॉकयार्ड जो कि मुंबई के अंदर है। तो ये चीजों के लिए उन्होंने करा था। और सेकेंडरी टारगेट थे उनके मल्टीपल ब्लास्ट इन हिंदू पिलग्रिमेज और सिटीज। तो लेकिन ये तो ब्लास्ट एक हो गया एक तरीके से। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने जब वो कैच किया, जब इस मॉड्यूल को बस्ट किया, तो उस पैनिक में चीजों को इधर उधर करने के क्रम में ये हो गया। वरना उनका प्लान तो बहुत स्ट्रॉन्ग था। और अगर तुर्की ये काम करा ले जाता कि राम मंदिर में ब्लास्ट करा दिया, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में ब्लास्ट करा दिया, तो इस्लामी उम्मत में जो बदला है, जो कहते हैं कि हम उसका बदला लेंगे ढांचे का, उसमें तुर्की का नाम सबसे ऊपर आ जाता। और इस इंटरेस्ट के साथ कि हमें उम्मत का खलीफा बनना है, तुर्की की सेल्फ पुश्ड ये रणनीति है अपने से। लेकिन ये डिप्लोमेसी का विषय नहीं है। डिप्लोमेसी एक लॉन्ग टर्म चीज होती है। ये विषय है इंटेलिजेंस एंड एक्शनेबल जो गवर्नमेंट डिसीजंस का जो तुर्की के विरुद्ध लेने हैं। जैसे मैंने बताया, उनकी कंपनीज जो यहाँ है, उनकी जो एनजीओ के माध्यम से काम हो रहा है। देखिए सीधी सी एक बात है कि अगर तुर्की पे हमारी आंख है, हमारी नजर है, जो कि है, इसमें कोई डिनाइबिलिटी नहीं है, तो तुर्की और जाने वाले हर व्यक्ति में भी हमारी नजर होगी, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। बिल्कुल। और ऐसे में जी, और ऐसे में बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। संजीव जी देखिए, आप सभी एक बात तो मान रहे हैं कि ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि अगर हम इस चीज़ को बहुत हल्के में लेकर, हमें हमारे सामने जो दुश्मन दिख रहा है उस पर तो हम एक्शन ले लें, लेकिन दुश्मन के पीछे छिपे हुए दुश्मन के लिए हम वेट करें तो ये हमारे लिए मुश्किलों भरा हो जाएगा। तो क्या आपको लगता है कि ये जो अभी जो इन दिनों एक्शंस लिए जा रहे हैं, आपको लगता है कि आउट ऑफ सीमा जाकर अभी कॉपरेशन करने की ज़रूरत है? वो चाहे डिप्लोमेटिकली हो या फिर स्ट्रैटेजिकली, हम लोग कहते हैं ना कि हम मल्टी प्रोंग एक्शंस करते हैं, तो वो मल्टी प्रोंग एक्शन, क्या ये समय आ गया है उस पीछे छिपे हुए दुश्मन के लिए भी मल्टी प्रोंग एक्शन लेने का? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि भारत की सरकार टर्की का जो चैलेंज जो बनता जा रहा है उसके ऊपर बहुत ही क्लोज वॉच है। और हमने कुछ एक टर्की की जो एयरपोर्ट्स पे जो ऑपरेशन करने वाली जो कंपनी है उसके लाइसेंस को भी कैंसिल करने का भारत सरकार ने कदम उठाया था। हाल के समय में ही ऑपरेशन सिंदूर के बाद का एक घटनाक्रम था। और उसके बाद जो टर्की के संदर्भ में जो यहाँ पर भारत में एक पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई के ऊपर जो बैन लगाने का, जो एक नेशन वाइड बैन लगाने का जब एक्शन भारत सरकार ने लिया था, तो उस समय ऐसी रिपोर्ट्स रही थी कि उनके जो कुछ सदस्यों का जो संपर्क है वो टर्की के साथ भी था। और वो भी एक मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है और उसके ऊपर भी भारत की सरकार गहनता के साथ जो है जांच कर रही है। टर्की की जो खुफिया एजेंसी MIT है, उसके संदर्भ में भी एक बहुत ही क्लोज वॉच रहती है, क्योंकि MIT के जो की संदिग्ध गतिविधियां ISIS जो सीरिया में जो वहाँ का जो मॉड्यूल है उसके साथ संपर्क पे की रिपोर्ट्स रही हैं। तो टर्की की जो पूरी गतिविधियां हैं हाल के वर्षों की बहुत ही संदिग्ध हैं। और इसी वजह से टर्की को एक अंडर वॉच रखना होगा और टर्की के ऊपर एक क्लोज वॉच रख करके ही भारत अपने हितों को, अपनी राष्ट्र की रक्षा को इंश्योर कर सकता है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि टर्की एक पाकिस्तान को जिस तरीके का उसका सपोर्ट रहता है अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को हासिल करने के लिए, यानी अगर ये कहें कि अब एक पाकिस्तान नहीं बल्कि दो पाकिस्तान हो चुके हैं, एक तो सामने दिख रहा है, एक तैयार हो रहा है, और अगर दो पाकिस्तान हो रहे हैं तो फिर हम निश्चित रूप से फिर कहेंगे कि अभी समय है, सही समय है। थैंक यू सो मच जेंटलमैन। आज मेरा उद्देश्य रण क्षेत्र का ये था कि आप लोगों के माध्यम से बहुत क्लैरिटी के साथ टर्की को हम एक्सपोज कर सके, समझा सके लोगों को कि आप पाकिस्तान को तो दुश्मन मानते हैं, वो दुश्मन है, लेकिन उस दुश्मन के पीछे छिपा हुआ जो दुश्मन है जरा उसे लेकर भी सचेत हो जाइए। तो अगली बार अगर आप घूमने के लिए टर्की जाना चाहते हैं तो उससे पहले ये सोच लीजिएगा कि वो टर्की है, वो तुर्की है जो भारत विरोधी गतिविधियों के लिए अपनी जमीन हमारे दुश्मनों को दे रहा है, जो हमारे देश में धमाकों की नींव को मजबूत कर रहा है। ऐसे में कुछ डिसीजंस हमें और आपको भी लेना होगा, क्योंकि राष्ट्र सर्वोपरि की भावना सबसे ऊपर होनी चाहिए। रण क्षेत्र में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।
और आज रात 8 बजे देखना मत भूलिए जागो। मुद्दा है आतंकियों की अल फलाह यूनिवर्सिटी की जांच हो। रात 8 बजे जागो प्रदोष सुरेश चौहान के जी के साथ।